हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वेवन लर्नर्स। माय नेम इज़ गुफरान असमत और ये एक बिल्कुल नया चैप्टर हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। पॉलिटी का एक चैप्टर है आपका। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, जब इस चीज़ को हम पढ़ते हैं फंडामेंटल, तो ये जो शब्द का प्रयोग होता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता होगा कि जी हाँ, हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है पॉलिटी में, एक पूरा चैप्टर जो फंडामेंटल राइट्स है आपका। तो क्या डिफरेंस है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट में? और इस जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जैसे सुन के आपको लग रहा होगा ओके ये किसी ड्यूटी के बारे में बोल रहा है जो कि करना होगा, तो इसमें फंडामेंटल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हमारा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और वो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, वो हमारा बहुत बेसिक नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट था हमारा। ठीक है, जैसे कि आपका राइट्स और ड्यूटीज़ जो है वो कोरिलेटिव और इनसेपरेबल होता है, लेकिन ताजुब की बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे जो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये ध्यान देंगे कि वॉज फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशनड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? नो, इट वॉज नॉट मेंशनड। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बगल में मैंने एक पिक्चर लगाया हुआ है, तो ये फ़ोटो देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा कि किसने हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी है। शी वॉज नन अदर दैन इंदिरा गांधी, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसको इन शॉर्ट एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। बहुत वेरियस टाइप ऑफ आपका अमेंडमेंट्स हुई थी इस कॉन्स्टिट्यूशन से, बहुत सारी बदलाव हुई थी। तो उसी चीज़ से रिलेटेड आपका इमरजेंसी का टाइम था, जिसमें इंदिरा गांधी ने बोला कि लोगों को कि आप बहुत ज़्यादा अपने राइट्स एंजॉय कर चुके हैं, अब कुछ आपकी ड्यूटीज़ भी होगी। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं। देखिए, ये जो शब्द है फंडामेंटल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फंडामेंटल, ठीक है। और इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, जस्ट बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल आता है, मतलब फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, वहाँ पे फंडामेंटल आता है। तो ये भी बहुत फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अलावा जैसे हम फंडामेंटल राइट्स में ये बिलीव करते हैं ना कि ये फंडामेंटल एसेंशियल चीज़ें हैं, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है। ये जस्ट बिकॉज नेम प्रैक्टिस और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको फंडामेंटल राइट्स बोल दिया गया। ये जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये कहाँ से इंस्पायर हुई और ये इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं था? ठीक है, ये एक सोचने वाली बात है। ये इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए नहीं था ना, क्योंकि उस वक्त जितनी भी आपकी मॉडर्न जो आपकी डेमोक्रेसी वाली कंट्रीज़ थी, आप उसमें सारे बड़े बड़े कंट्रीज़ का नाम ले लेंगे। मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में आपका फ्रांस हो सकता है, जर्मनी, यूएसए, कहीं भी ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ये ड्यूटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया ना, ये इंस्पायर हुआ है यूएसएसआर से। और आपको ये भी पता होगा कि इंदिरा गांधी मैडम वाज एंड लाइक आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू, ही वाज आल्सो टिल्टेड टूवर्ड्स सोशलिज्म। उनको भी सोशलिज्म पसंद था। एंड यूएसएसआर की हिस्ट्री आपकी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से रिलेटेड है। अगर आपने 1917 का रेवोल्यूशन पढ़ा होगा जो रशिया में हुआ था, इंटरनेशनल रिलेशन में आप ये चीज़ पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे कि कैसे चीज़ें कहाँ से कनेक्ट हो रही हैं। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से लिया गया है? ये यूएसएसआर से लिया गया है, जो अर्स्टवाइल रशिया हो गया आपका। ओके, इसको क्या बोलते हैं? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बोलते हैं ना, इसीलिए यूएसएसआर को क्यों सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बोलते हैं। तो इंदिरा गांधी, शी वाज आल्सो अ बिट टिल्टेड, इसलिए आप डीपीएसपी में देखेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में इन्होंने डाला हुआ है फ्री लीगल एड टू द पुअर और डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये सारी चीज़ें भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके डाली है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी कॉन्सेप्ट ये लेकर के आई हैं। अब एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ओनली जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ परहैप्स द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड जिसने अपने लोगों को कुछ ड्यूटीज़ दी हुई है अलॉन्ग विथ कुछ राइट्स। वरना हर जगह क्या होता है कि राइट्स प्रोवाइडेड हैं, ड्यूटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई है। ओके,
इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लगाने के लिए उन्होंने एक कमेटी को सेटअप किया था। उस कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। ओके, इस स्वर्ण सिंह कमेटी को बोला था कि इस चीज़ के बारे में आप देखो, स्टडी करो और कुछ रिकमेंडेशंस दो, ठीक है, अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्योंकि उनको ये इंदिरा गांधी को लगा कि जब हमारा आपका इंटरनल इमरजेंसी का ड्यूरेशन चल रहा था 1975-1977 के टाइम में, तो उनको लगा कि लोग तो बहुत बोल रहे हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स हमसे ले लिया गया है। क्योंकि अगर इमरजेंसी प्रोविजंस आप पढ़े होंगे तो आपको पता है आर्टिकल 352 यूज़ करके नेशनल इमरजेंसी लगा था, जहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज़ करके बहुत सारे आपके जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको जेल में डाल दिया गया था। तो लोग इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वापस करो। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि लो, फंडामेंटल राइट्स, आपका फंडामेंटल राइट्स अगर मिल रहा है तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ कुछ ड्यूटीज़ भी होना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह की कमेटी को इस्टेब्लिश की गई और स्वर्ण सिंह की कमेटी ने कुछ आपके रिकमेंडेशंस दिए। टोटल स्वर्ण सिंह की जो कमेटी है उसने 8 रिकमेंडेशन दिया था, टोटल 8 रिकमेंडेशन दिया था। लेकिन जो अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुआ, वो ऐड हुआ आर्टिकल 51A बोलते हैं इसको। आप लास्ट आर्टिकल 51 पढ़े होंगे डीपीएसपी में। इट वाज टॉकिंग अबाउट आपका इंटरनेशनल पीस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से। नेक्स्ट जो आपका ऐड हुआ वो 51A आर्टिकल में आपका ऐड हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज़। लेकिन स्वर्ण सिंह की कमेटी ने बस 8 ड्यूटीज़ बताए थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड हुआ टोटल 10 हुआ। तो जो आपका अमेंडमेंट से एक्ट हुआ, ऐड हुआ, वो टोटल 10 है। लेकिन अगर आप अभी अपनी किताब को खोल कर देखेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा करके देखेंगे, लक्ष्मीकांत की बुक देखेंगे, तो आपको टोटल 11 ड्यूटीज़ मिलेगी। तो ये एक एक्स्ट्रा 10 + 1 कहाँ से आया? क्योंकि मैंने बताया ना 10, स्वर्ण सिंह ने रिकमेंडेशन दिया था 8, लेकिन डाला गया उस वक्त 10, लेकिन अभी है आपके पास 11। तो ये 11 क्यों है? 11th वाला ड्यूटी क्या है? तो 11th वाला जो ड्यूटी है आपका, वो वाला है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। ये ड्यूटी अगर आपको ध्यान होगा तो ये जो आपका राइट टू एजुकेशन वाला जो आर्टिकल आपका आ जाता है फंडामेंटल राइट्स में भी, आर्टिकल 21A, इस आर्टिकल को डीपीएसपी में डाला गया था कि ये ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 आप एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, स्टेट देगी, ये बोला गया है डीपीएसपी में। ओके, ये मिलेगा ही मिलेगा, ये कंपलसरी है, ये लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन आप अपने बच्चे को भेजेंगे, ये लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। अब देखिए कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट में हमारा एजुकेशन को, जो इनिशियल प्राइमरी एजुकेशन है, उसको कितना महत्व दिया गया है। तो मैंने आपको बताया टोटल हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जिसमें 11th वाला हमारा बाद में ऐड हुआ है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये सारा जो 10 हमारा आया है, ये आया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो इंदिरा गांधी के टाइम में था। अब ये मैं 1 by 1 आपको एक एक डिस्कस करके बताऊंगी कि क्या है। उससे पहले यहाँ पे स्वर्ण सिंह की कमेटी ने कुछ और भी रिकमेंडेशंस दिए थे, जो रिकमेंडेशंस आपके एक्सेप्ट नहीं किए गए थे, इंक्लूड नहीं किया गया था। वो 3 रिकमेंडेशन है, थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उसमें बोला गया था कि अगर किसी इंसान ने नन कंप्लायंस किया और रिफ्यूज़ किया कि वो इन ड्यूटी को फॉलो नहीं करेंगे, तो उनके ऊपर पेनाल्टी या पनिशमेंट लगेगी। ऐसा स्वर्ण सिंह की कमेटी ने बोला था कि ऐसा एक प्रोविज़न होना चाहिए। पार्लियामेंट ने इस बात को खारिज कर दिया, वो इस बात को स्वीकार नहीं करे और ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उन्होंने बोला था कि टैक्स पे करना, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, बट पार्लियामेंट ने इस चीज़ के लिए भी मना कर दिया। नेक्स्ट उन्होंने बोला था no law imposing such penalty punishment shall be called in question in any court on the grounds of infringement of any fundamental rights or repugnancy to any other provision of the constitution। in short में मैं आपको बताऊं कि जो भी आपका पेनाल्टी और पनिशमेंट होगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ या राइट्स से रिलेटेड, उसमें कोर्ट कुछ भी आपका नहीं कर सकती। मतलब ये बोले थे कि आपका
जो रिट्स है वो रिट्स यहाँ पे कोर्ट का यूज़ नहीं हो पाएगा। तो आपकी पार्लियामेंट ने इस चीज़ को भी मना कर दिया। तो आपको बस ध्यान देना है कि ओरिजिनल 8 थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुए, जो रिकमेंडेशन में 8 थे, सॉरी, एंड ओरिजिनल में ऐड किया 10, एंड 11th वाला जो है वो आया है हमारा कहाँ से, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और वो एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है ना आपके, वो जस्टिशिएबल राइट्स होते हैं। जस्टिशिएबल राइट्स मतलब वो राइट्स इन्फोर्स किए जा सकते हैं कोर्ट्स के द्वारा। आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बस स्टेट्स को डायरेक्शन दिया गया है, बट इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर, ये इन्फोर्स नहीं करवा सकते। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, क्या ये इन्फोर्सेबल है या ये नॉन जस्टिशिएबल है या जस्टिशिएबल है? तो जैसे आपका डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है ना, वैसे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिसेबल होता है। नीचे इसका ये है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपका जस्ट रिमाइंडर है सिटीजन्स को। तो ये वर्ड ध्यान देंगे, रिमाइंडर। ये बस आप सिटीज़न को रिमाइंड कर रहे हैं कि जैसे अगर आप एक राइट एंजॉय कर रहे हैं ना, तो उस राइट के साथ साथ इस कंट्री के लिए आपकी कुछ ड्यूटी है, इस कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने फेलो सिटीजन्स के लिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, रिमाइंडर्स है। ओके, तो अब एक एक देखेंगे हम। ये 10 का 10 आपको नॉट लाइन बाय लाइन, बट आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी या फिर वेरियस स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन फ्रेम करते हैं दैट लाइक दे विल बी गिविंग वन स्टेटमेंट टू यू, और वो पूछेंगे कि ये कहाँ मेंशन है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स में मेंशन है, ड्यूटीज़ में मेंशन है, या फिर डीपीएसपीज में मेंशन है। तो इसलिए ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो फर्स्ट नंबर वाला जो है आपका, वो लिखा हुआ है कि अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। मतलब स्टार्टिंग में ही आपको क्या बोल रहा है, आपको रेस्पेक्ट करना है किन सब चीज़ों को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को। और इसको लेते हुए ना एक स्टैट्यूटरी लॉ बना हुआ है, वो है नेशनल ऑनर्स एक्ट। मतलब ऑनर्स एक्ट एक स्टैट्यूटरी लॉ बना हुआ है, इसको यूज़ कर, इस प्रोविज़न को लेकर के। मतलब अगर आप डिसरेस्पेक्ट करेंगे तो आपको, आपके ये नेशनल ऑनर्स एक्ट है, ये यूज़ करके आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। सेकंड वाला जो आपका है, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाल्स, cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom। कि हमारा जो नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रहा है, उसमें हमारे जितने फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनके आइडियाज़ को हमें चेरिश करना है, रेस्पेक्ट करना है उन सब चीज़ों का, उसका हंसी मजाक नहीं उड़ाना, और ये आपकी फंडामेंटल मोरल ड्यूटी है। ओके, सेकंड वाला मैंने आपको बता दिया। थर्ड है आपका अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर आप सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड नहीं करेंगे, अगर आप इंडिया को डिसरेस्पेक्ट करेंगे, तो आपको एक लॉ के बारे में पता होगा, वो लॉ है आपका सेडिशन, कि सेडिशन लगाया जा सकता है। तो सेक्शन 121A के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो इसको इन्फोर्स करने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए आपकी सेडिशन जैसी कानून है। बट सेकंड वाले के लिए कोई आपका स्टैट्यूटरी लॉ नहीं बनाया हुआ। अब हम फोर्थ देखेंगे, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ये भी आपकी ड्यूटी है कि भले ही अभी आपको देशभक्ति दिखाने के लिए आपको बुलाया नहीं जा रहा है, लेकिन जब जब ज़रूरत पड़ेगी, सपोज वी आर एट वॉर विद चाइना, ओके, हम चाइना के साथ वॉर पे, लाइक आपको पता होगा, वी हैव आवर लाइक नेबर्स, दोज नेबर्स दे एक्ट वेरी कूल। तो उनका कूलनेस को कभी कभी हॉटनेस में बदलने के लिए इट मे हैपन कि इफ़ द कंट्री में रिक्वायर यू, तो आपको हमेशा रेडी रहना है कि आप कंट्री को नेशनल सर्विस दे पाए। ओके, सो दैट एग्जाम्पल वॉज लाइक, डोंट टेक इट सीरियसली, लाइक जस्ट किडिंग। ओके, फोर्थ हो गया। अभी फिफ्थ पे आप ध्यान दो। फिफ्थ है प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ब्रदरहुड के बारे में।
amongst all the people of India, ठीक है, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटीज़। उसके बाद एक और जो है वो आपका वो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है रिनाउंस करना है प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन। देखो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बोला गया है कि आपको कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी है या बात नहीं करना है जो किसी औरत की डिग्निटी के खिलाफ जाती है। देखो कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है फीमेल्स को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही स्पेसिफिकली मेंशन करके कि कोई भी प्रैक्टिसेस आपको नहीं करना है जो डेरोगेटरी है डिग्निटी ऑफ वेमेन के लिए। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ एक्ट्स आ जाएंगे आपके, जैसे एंटी डाउरी एक्ट आया हुआ है आपका, एंटी डाउरी एक्ट है ना, कि डाउरी में क्या होता है, विमेन की डिग्निटी के साथ बहुत खिलवाड़ किया जाता है। फिर आपका एक सेक्शन होता है आईपीसी का 376, ये आपका रेप जैसी लाइक टैबू से डील करता है, जो कि जिसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में। तो ऐसे जो लॉ बनकर क्या है, वो लॉ का बैकग्राउंड कहाँ से आता है, वो आपका 5th वाले फंडामेंटल ड्यूटी से आता है कि ये आपकी ड्यूटी है कि आपको ब्रदरहुड प्रमोट करना है और औरतों की इज्जत करनी है। 6th वाला जो है आपका वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं घूमने गए हैं और आप उस चीज़ों को, जहाँ पे आप किसी मॉन्यूमेंट में गए हैं और वहाँ आप जा कर के गंद फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं वहाँ पे, तो वो बिल्कुल नहीं करना है कि क्योंकि वो हमारा रिच हेरिटेज है उस कंट्री का और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट करें। 7th वाला आप देखो, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। हाँ, तो ये हमारा बात कर रहा है कि कैसे प्रोटेक्शन करना है चीज़ों को, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा एक्ट आता है, बहुत फेमस एक्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1986 इसका अमेंडमेंट है ना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है आपका, फॉरेस्ट एक्ट होगा, फिर आपका प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट होगा। तो वो सारे एक्ट्स जो बने हैं, वो एक्ट्स का बैकग्राउंड कहाँ से आता है, वो आपके ये इसका सोर्स बनता है। ओके, 8th वाला है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म मतलब क्या, कि आपको साइंस पे बिलीव करना है, ऐसा नहीं कि लाइक पीपल आर गेटिंग ब्रेन वॉश्ड कि किसी की बलि चढ़ा दो तो ऐसे प्रसन्न होंगे, तो ये होगा, तो आपको इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करना है, आपको हमेशा साइंटिफिक टेम्पर को लेकर के चलना है, विच विल बी वेरी गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो फिर अगर आप कभी भी देखेंगे किसी को इस तरीके का चीज़ प्रैक्टिस करते हुए जो साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट नहीं करता है, तो मेक श्योर यू रिमाइंड दैट पर्सन कि ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बाउंड की गई, कि आपको साइंटिफिक टेम्पर बना करके रखना है। 9th वाला आप देखो, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस। आप बिल्कुल भी किसी के प्रॉपर्टी में घुसकर वहाँ तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। तो ये जो आपका प्रोटेक्शन है, दूसरे के प्रॉपर्टी को का भी रेस्पेक्ट करना आपको, या इसमें भी कुछ आपका सेक्शन आता है, लाइक नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, कि कुछ सेक्शन आता है आईपीसी का जो प्रोटेक्ट करता है इन सब चीज़ों के, कि कुछ पनिशमेंट बताए गए हैं कि अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट हो सकती है। सेक्शन 203 इट इज़ ओके, बट डोंट रिमेंबर द सेक्शन, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आई मीन टू से दैट वो जो लॉ बनी हुई है, उसका जो लॉ बनने का बैकग्राउंड है वो यहाँ से आया हुआ है। अब 10th वाला देखेंगे तो स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट। मतलब आपको खुद के लेवल में भी एक्सेलेंस करना है, ठीक है, अपनी डेवलपमेंट करनी है, लेकिन आपको साथ में कलेक्टिव एक्टिविटी भी करना है, ताकि हमारा देश बहुत आगे बढ़े और बहुत कुछ अचीव करे। ओके, ये सारा मैं, और 11th में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे तो देखो मैंने कुछ मार्क किया हुआ है। सपोज लाइक मैंने आपको फर्स्ट वाले के बारे में बताया कि नेशनल ऑनर्स एक्ट है, ओके, मैंने आपको 3rd वाले के बारे में बताया कि सेडिशन वाला लॉ है, मैंने आपको 5th वाले के बारे में बताया कि एंटी डाउरी एक्ट और सेक्शन 376 रेप से रिलेटेड,
7 वाले में मैंने आपको बताया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब बना हुआ है। 9th वाले में मैंने आपको बताया आईपीसी का कोई सेक्शन है जो आपका पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए और पनिशमेंट जो होता है उन सब चीज़। तो ये जो आपके ऑड वाले नंबर्स हैं ना, ये सारे ऑड वाले नंबर्स में अगर आप नोट करेंगे तो इसके लिए कुछ ना कुछ स्टैट्यूटरी लॉ बना हुआ है कि वो लॉ के द्वारा आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो इन एंड आउट कहने का मतलब है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ करके कुछ लॉ बनाया गया और उस लॉ के बेसिस पे चीज़ें आपके ऊपर बाइंडिंग हो गई है, और अगर आप नहीं करेंगे तो उस लॉ के हिसाब से आपको वेरियस टाइप से पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये चीज़ आप 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे ध्यान देंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखिए, कुछ हमारी मोरल ड्यूटीज़ है, कुछ हमारी सिविक ड्यूटीज़ है, ठीक है। जैसे कि चेरिशिंग द नोबल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम फाइटर, मैंने आपको बताया ना, ठीक है। फ्रीडम फाइटर ये आपका क्या, ये आपका मोरल है कि आपका खुद से आना चाहिए ना, कि आपका लाइक यू शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर दोज पीपल, है ना। जैसे कि आपका नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, ये क्या है, ये आपकी सिविक ड्यूटी है ना। देखिए, आप किसी इंसान का इज्जत कर रहे हैं बिकॉज दैट पर्सन हैव वर्कड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, तो वो आपकी मोरालिटी से आ रही है ना। मोरालिटी तो इंडिविजुअल की होती है ना, आप एथिक्स में पढ़ेंगे कि मोरालिटी इंडिविजुअल से कनेक्टेड होती है, वो आपकी कंसाइंस है। लेकिन कुछ सिविक ड्यूटीज़ भी है, जैसे कि आपको नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का रेस्पेक्ट करना है, ये आपकी सिविक ड्यूटीज़ है, ओके। और एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, दीज आर कन्फाइंड ओनली टू सिटीजन्स, ये बस इंडियन सिटीजन्स के लिए, और ये ड्यूटीज़ आपका फॉरेनर्स के लिए नहीं है कि ये ड्यूटीज़ फॉरेनर्स को ही ये सब करना है। ऑब्वियसली ये तो बहुत लाइक जनरलाइज चीज़ है। इवन इफ कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो उस ह्यूमन बीइंग को ब्रदरहुड एंड विमेन की इज्जत, ये सब लाइक बेसिक वैल्यूज़ है, ये सब करना चाहिए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये बस सिटीजन्स के लिए लिखे हुए हैं, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ओके। बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, तो इसकी क्रिटिसिज्म आप क्या सोच सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो इसकी क्रिटिसिज्म में कहा जाता है, कुछ क्रिटिसिज्म मैं आपको बताती हूँ, जैसे पॉइंट्स, टेक नोट डाउन ऑफ इट। जैसे ऐसे बोला गया है कि इसकी जो लिस्ट है ना, बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब बहुत जनरलाइज्ड चीज़ें लिखी गई है। और कुछ इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ जैसे कि वोट को कास्ट करो, ये बोला नहीं गया है, क्योंकि कास्टिंग वोट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आप इलेक्ट कर रहे हो दोज पीपल हु विल बी गवर्निंग दी कंट्री। तो जैसे वोट करना, बहुत सारे लोग लेथार्जिक होते हैं ना, वोट करने के लिए नहीं आते, तो ऐसे है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्यों छोड़ा गया है। फिर बोला गया जैसे कि पेइंग टैक्स, हाँ, अगर लोग टैक्स पे करेंगे तभी तो वेलफेयर होगा ना। लाइक गवर्नमेंट के पास नोट छापने की मशीन थोड़ी ना है। देखिए, नोट भी प्रिंट अगर होता है, अगर आरबीआई नोट भी प्रिंट करके देती है, तो बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। लाइक यू, ऐसा तो नहीं है ना गवर्नमेंट का आज मूड करेगा और वो आरबीआई को बोल देगी कि चल बिडू यहाँ पे तू प्रिंट कर दे मेरे को 1 मिलियन, हाँ, निकाल करके दे दे, ऐसा नहीं होता ना। तो कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस के बेसिस में नोट की सप्लाई उतनी होती है। अगर नोट की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो आपको पता है इन्फ्लेशन जैसा प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो लोगों का जो टैक्स पे करना है वो ड्यूटी होना चाहिए, ये आपका मेंशन नहीं किया हुआ है। फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है हमारा ना, एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग होगा, और ये ड्यूटी लोगों को बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा कि आप प्लान करो कि इतने बच्चे होने चाहिए। तो ये लिस्ट में ये सब चीज़ ऐड नहीं किया है, एक क्रिटिसिज्म ऐसे बोलते हैं। फिर सेकंड में ऐसे बोलते हैं कि इसमें जो कुछ आपका ड्यूटीज़ मेंशन किया ना, वो ड्यूटीज़ बहुत वेग और एम्बिगियस है, ठीक है। मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट है किसी भी कॉमन इंसान को समझने के लिए, ठीक है। जैसे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन लिया जा सकता है इन सब चीज़ों का। जैसे कि देखिए इसमें वर्ड्स कैसे कैसे यूज़ किए हुए, जस्ट लेट मी क्लियर दिस डाउन, ओके। देखिए इसमें वर्ड्स कैसे कैसे लिखे हुए हैं आप देखोगे तो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ओके, लेट मी सर्च। आपका आइडियल्स के बारे में लिखा हुआ था ना,
इंडिवियर, अचीवमेंट की मतलब किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा इन सब चीज़ों का इंटरप्रेट, ओके। चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज़, आपका नोबल आइडियल्स क्या है, हर एक इंसान का नोबल आइडियल्स टू डिफर करता है ना, ये बहुत वेग है ना, इस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर, ये वर्ड मेंशन किया हुआ है, क्या साइंटिफिक टेम्पर, हम किस चीज़ को साइंटिफिक टेम्पर कंसिडर करेंगे और किस चीज़ को नहीं साइंटिफिक टेम्पर कंसिडर करेंगे। कुछ लोग होंगे जो साइंस एट लार्ज को साइंटिफिक टेम्पर कंसिडर करेंगे, कुछ लोगों के लिए साइंटिफिक टेम्पर विल बी समथिंग एल्स। तो ये चीज़ जो आपका है कंपोजिट कल्चर, वो क्या होता है, तो ये बहुत वेग है, ओके। एक ये होता है, उसके बाद फिर ये होता है कि ये इसको सुपरफ्लस बोल देते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सुपरफ्लस है, मतलब जैसे फेक फाक वाला टाइप का चीज़ है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द ड्यूटीज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल वुड बी परफॉर्म बाय पीपल, अगर ये मेंशन नहीं भी होगा ना फिर भी लोग इसको परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक ड्यूटीज़ दिया हुआ है। देखिए जो ड्यूटीज़ लोग फॉलो नहीं करते आप उनको क्यों नहीं लिखे, इतनी सुपरफ्लुअस ड्यूटी क्यों लिखे हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्रिटिक्स इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो इतना जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, ओके। तो आई थिंक ओके, वन मोर कमेटी वॉज देयर, जस्टिस वर्मा कमेटी, मैं इस कमेटी के बारे में भी आपको बता देती हूँ। जस्टिस वर्मा कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, ये कमेटी आपकी 1999 की है। ये कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे बट वो रिकमेंडेशन ना अभी तक लागू नहीं किया गया है, दोज आर मियरली रिकमेंडेशन, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कुछ छोटा इम्प्लीमेंटेशन मतलब रिकमेंडेशन उन्होंने दिया था वही वोट से रिलेटेड था, टैक्स से रिलेटेड था, हेल्प से रिलेटेड था। आई एम कमिंग टू हेल्प से रिलेटेड मैं आपको एक प्रोविज़न बताती हूँ। तो ये कुछ प्रोविज़न बताया है जस्टिस वर्मा कमेटी ने जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो अगर आपका क्वेश्चन में होगा कि आपका वोट करना क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो नहीं, वोट करना आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टैक्स पे करना है नहीं, लेकिन ये रिकमेंडेशन था बट ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। किसी की हेल्प करना, आपने देखा होगा ना कि क्या होता है, जैसे इंडिया में आप 5 ईयर बैक का डेटा देख लो तो कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है इंडिया में, तो वो रोड एक्सीडेंट में वो इंसान रोड में एक्सीडेंट होकर के वो वहीं मर जाता, लोग वहाँ से पास होंगे बट लोग उसकी हेल्प नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर लोग उनकी हेल्प करेंगे तो तरह तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे उनको, पुलिस उन्हें परेशान करेगी, हॉस्पिटल में उनको प्रॉब्लम होगा, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होगा, तो ये बहुत तरह तरह की प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या लोगों की हेल्प करना एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाना चाहिए, तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि लोगों की हेल्प करना एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, बट ये भी रिकमेंडेशन था, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। तो एक केस हुआ था, आप इसको नोट कर दो, इस केस का नाम है परमानंदा कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी, ओके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी। तो इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था, जो डायरेक्शन आप सुनो, ठीक है। वो डायरेक्शन में लिखा हुआ था, एनीवन हेल्पिंग रोड एक्सीडेंट विक्टिम विल नॉट बी हरास्ड, है ना, तो और उनको एडमिट करवाया जा सकता है हॉस्पिटल में विदाउट आपका पुलिस एक्शन किए हुए, पहले आप एडमिट करवाएंगे, ठीक है। जो डॉक्टर्स हैं दे कैन नॉट डिनाई क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो ये आपकी सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था कि अगर कोई भी किसी को भी रोड एक्सीडेंट से प्रॉब्लम हुआ तो और जिस इंसान ने उसकी हेल्प की है, ठीक है, इसको पुलिस हरास नहीं करेगी और इमरजेंसी ट्रीटमेंट डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे किसी की भी जान बचाने के लिए। तो देखो ये बस सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन है, इसको भी ड्यूटी नहीं बनाया। विंस्टन चर्चिल का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला था डेमोक्रेसी is an experiment in shambles, democracy is an experiment in shambles। तो देखो ये फंडामेंटल ड्यूटीज एंड ऑल दीज आर अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑनली ना, जो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ करते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे ये ग्रोइंग सा चीज़ है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं इसको, हम अपने नीड्स के हिसाब से चीज़ों को अमेंड करते जाते हैं, सरकारें अमेंड करते जाती है ना। तो डेमोक्रेसी क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है शैम्बल्स में। और
बहुत ये मतलब इतना डाइवर्स कंट्री होने के बाद भी वी आर द मोस्ट रैम्पेंट ग्रोइंग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. ओके, सो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट. तो चलो दोस्तों, आई होप सो यू वुड हैव एंजॉयड द सेशन. प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को. और सेशन के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो. द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. हैव अ गुड डे. बाय बाय.